नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी BHDS 101 ब्लॉक 1 की बारे में पढ़ेंगे। काल विभाजन और नामकरण की समस्या। इसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना को देखेंगे। प्रत्येक इतिहास में अतीत का अध्ययन कई युगों में बांटकर किया जाता है। प्रत्येक काल को किसी न किसी नाम से पुकारने की प्रक्रिया को काल विभाजन और नामकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। अब तक अलग अलग विद्वानों ने जो काल विभाजन किया है, हर एक विद्वान अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग काल विभाजन किया है। सभी विद्वानों का अलग अलग मत होता है। कोई भी विद्वान एक काल विभाजन नहीं कर रहा है, अलग अलग किया है सभी विद्वानों ने। वो हम उसके बारे में देखेंगे। अब काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता। इतिहास की दृष्टि से समझने के लिए काल विभाजन और नामकरण आवश्यक है। साहित्य इतिहास में भी इसका अपवाद नहीं है। काल विभाजन और नामकरण करने के इतिहास की व्यवस्था आती है। रेनेवेले का कहना है कि काल विभाजन के बिना साहित्य इतिहास घटनाओं की अर्थव्यवस्था का समूह मनमाना नामकरण और साहित्य का दिशाहीन प्रवाह हो जाता है। हम साहित्य इतिहास की बदलती प्रवृत्तियों को समझ पाते हैं। समय बदलने के साथ साथ युग की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए साहित्य को उसकी परिस्थितियों के बदलने के अनुसार अलग अलग कालों में बांटना पड़ता है। फिर भी उन कालों की पहचान के लिए कोई न कोई नाम देना पड़ता है। इसलिए इतिहास के अध्ययन में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब नंबर 3 पॉइंट है काल विभाजन और नामकरण की आधार। काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य इतिहास के विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उनकी घटनाओं एवं प्रवृत्ति के विकास क्रम को सही क्रम करना होता है। साहित्य के अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, परंपराओं के उत्थान पतन और विभिन्न प्रवृत्तियों के उद्देश्य को स्पष्ट करना ही काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य है। साहित्य का विकास समाज के बीच होता है। समाज में जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में साहित्य इतिहास का काल विभाजन सामाजिक या राजनीतिक इतिहास से अप्रभावित नहीं रह सकता, पर साहित्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वह राजनीति का अनुचर नहीं होता है। अतः राजनीति अथवा सामाजिक इतिहास का सारा वहीं तक लिया जाना चाहिए जहां तक वह साहित्य की मूल चेतना को प्रभावित करती हो। सही काल विभाजन और नामकरण वही है जो साहित्य की परंपरा को सही रूप से व्यक्त करने में सहायक हो। इसे हम संक्षेप रूप में इस प्रकार रखा है इसको संक्षेप रूप में। काल विभाजन का आधार साहित्य प्रवृत्ति होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है नामकरण भी साहित्य प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए। ऐसा संभव न होने की स्थिति में राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को आधार बनाया जा सकता है। युगों की सीमा का निर्धारण मूल प्रवृत्तियों के रूप में होने और अस्त होने पर आधारित होना चाहिए। जहां से साहित्य की मूल चेतना में परिवर्तन दृष्टिगत हो, वहीं से नए काल की शुरुआत होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्याएं। जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएं उपस्थित होती हैं, क्योंकि इसके बारे में भी विद्वानों का अलग अलग मत है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही माना है, परंतु दूसरे इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि पुरानी हिंदी का जन्म तो 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया तथा उनमें सिद्धों, जैनियों एवं नाथपंथियों ने काव्य भी लिखा था, इसलिए उनमें काव्य के गुण कम मिलते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल इन कवियों के द्वारा रचे हुए काव्य को सांप्रदायिक
शिक्षा मानकर स्वीकार नहीं करते हैं। उनका विचार था कि हिंदी का वास्तविक काव्य वह है जो कि विक्रम संवत 1050 के बाद से लिखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य शुक्ल के मतानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ संवत 1050 ईस्वी से मानना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के आरंभी 10वीं शताब्दी से मानते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नंगेंद्र इसका आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ से माना गया जाए एक और समस्या है, वह है हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा के पारस्परिक संबंध की। भाषा विज्ञान के विद्वान कहते हैं कि प्राकृतिक भाषा से अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं जिसमें हिंदी भी एक है, परंतु कुछ विद्वान अपभ्रंश को हिंदी से अलग न मानकर हिंदी का ही रूप मानते हैं। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी माना है, तो राहुल साकृत्यायन ने अपभ्रंश को हिंदी पुरानी की संज्ञा देते हुए अपभ्रंश के सारे कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में इन्हें स्वीकार किया है। अगर राहुल साकृत्यायन के मत को स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही सिद्ध हो जाता है और उस स्थिति में अपभ्रंश के कवि सहरपाद ही हिंदी के पहले कवि सिद्ध होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी विद्वानों के मुख्यतः 2 वर्ग हैं। एक वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो हिंदी और अपभ्रंश को एक मानते, ये हिंदी का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही स्वीकार। दूसरे वे विद्वान आते हैं जो कि अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हुए 10वीं शताब्दी के बाद से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। परंतु अब इस बात का निर्णय हो गया है कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों एक भाषा नहीं है। निश्चित ही अपभ्रंश हिंदी की जननी है। इससे न केवल हिंदी अपितु उत्तर भारत की और भी कई भाषाओं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि विकसित हुई हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का साहित्य 10वीं से 14वीं शताब्दी का साहित्य अपभ्रंश से भिन्न भाषा का साहित्य है। अब आगे है हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयास। हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को ही दिया जाता है। इसके बाद मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय हिंदी परिषद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी काल विभाजन का प्रयत्न किया है। विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन, सभी विद्वान अलग अलग काल विभाजन किया, सभी अलग विद्वानों का अलग अलग मत। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी काल विभाजन किया है, वो अलग अलग खंडों में किया है। चारण काल को 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना गया है। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, गय में आ गया जायसी की प्रेम कविता, गय में आ गया कृष्ण संप्रदाय, ड में आ मंगल दरबार, च में आ गया तुलसीदास, छ में आ गया प्रेम काव्य, जय में आ गया तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, जय में आ गया 18वीं शताब्दी में आ गया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ट में आ गया विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन की व्यवस्था का अभाव दिखाई पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें साहित्य प्रवृत्ति का आधार नहीं बनता। मुगल दरबार 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान
आदि के आधार पर किया गया विभाजन किसी साहित्य परिवर्तन का संकेत नहीं देते। अब आगे आता है मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। मिस्र बंधुओं ने भी काल विभाजन को अलग अलग खंडों में किया है। पहला खंड है कि आरंभिक काल। आरंभिक काल को दो भागों में उसने किया है। आरंभिक काल को पहला भाग है में पूर्व आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को 700 से 1343 ये संवत है, और ईस्वी में 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी। उत्तर आरंभिक काल संवत 1344 से 1444, और ईस्वी है इसमें 1287 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक है। फिर आता है माध्यमिक काल। इसमें भी माध्यमिक काल को भी दो खंडों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल में संवत आती है 1445 से 1560, और ईस्वी है 1388 से 1503 ईस्वी। फिर ख में है प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसमें संवत है 1561 से 1680, और ईस्वी है 1504 से 1623। फिर अगला आता है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी दो खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड है पूर्व अलंकृत काल। इसमें संवत है 1681 से 1790, जो ये संवत है। ईस्वी है 1624 से 1733 ईस्वी। फिर आता है उत्तर अलंकृत काल। यह संवत 1791 से 1889। फिर ईस्वी आती है 1734 से 1832 ईस्वी। फिर इसमें चौथा खंड काल है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को में संवत है 1890 से 1925, ईस्वी 1833 से 1868 ईस्वी। फिर आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में संवत आती है 1926 से आगे, और ईस्वी है 1869 ईस्वी से आगे। मिस्र बंधुओं ने व्यवस्था के नाम पर हिंदी के कालखंडों को उपखंडों में विभाजित किया है। सभी कालों को उन्होंने दो खंडों में विभाजित किया है, जिसके कोई ठोस आधार नहीं पड़ता। माध्यमिक काल को दो हिस्सों में बांटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काल में एक ही साहित्य प्रवृत्ति की प्रधानता रही है। यह बात अलंकृत काल के लिए भी कही जा सकती है। इस विभाजन को भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि मिस्र बंधु ने तो सभी काल विभाजन को अलग अलग दो दो खंडों में विभाजित किया है। हालांकि दो दो खंडों में विभाजित करने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने किया, तो ये सभी विद्वान इसको स्वीकार करने नहीं चाहते हैं। फिर आगे आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वो ठीक है, क्योंकि उसने सही क्रम से किया है। उसमें पहला क्रम है वीरगाथा काल, जो 1050 से 1375 संवत। ईस्वी है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक वीरगाथा काल। फिर आता है भक्ति काल। भक्ति में 1375 से 1700 ईस्वी है 1318 से 1643 ईस्वी। फिर रीतिकाल आता है। रीतिकाल में संवत 1700 से 1900 ईस्वी है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में 1900 से 1984 संवत है। ये ईस्वी है 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये क्रम अनुसार है। 4 काल दिए हैं इसने, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसने क्रम से लिखा है। फिर आगे आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। आदिकाल सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल सन 1400 से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक।
आधुनिक सन 1900 से आगे आता है प्रवृत्ति इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1900 ईस्वी, आधुनिक 1900 ईस्वी से आगे। काल विभाजन के प्रयत्नों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर कालों को विभाजित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को स्वीकार किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा अन्य सहयोगियों द्वारा संपादित भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में केवल 3 युगों की चर्चा की गई है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी लगभग इसी विभाजन को स्वीकार किया है। आधुनिक काल का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना है। 1900 से 1920 ईस्वी के साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर उभर कर सामने आया। 1920 से 1936 ईस्वी तक गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव साहित्य पर पड़ा। एक आदर्शवाद और रोमानियत पर प्रभुत्व काव्य का माध्यम से हुआ, जिसे छायावाद कहते हैं। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रगतिवाद का जोर साहित्य पर बढ़ा है। इसके बाद तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी हिंदी साहित्य में एक मोड़ आया है, जिसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अब आगे आता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब आदिकाल 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, फिर पूर्व मध्यकाल 14वीं से 17वीं शताब्दी, उत्तर मध्यकाल 17वीं से 19वीं शताब्दी और आधुनिक काल 19वीं से अब तक। यह है आदिकाल हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य को के काल विभाजन 4 भागों में बांटा गया है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर आगे आता है नामकरण संबंधी विवाद। काल विभाजन के नामकरण का श्रेय भी जॉर्ज ग्रियर्सन है ना, उसको दिया गया है। उसके बाद मिस्र बंधु ने कालों को नामकरण किया है। तत्पश्चात रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी और अन्य प्रवर्ती इतिहासकारों ने हम अलग अलग कालों के नामकरण पर अलग अलग विचार किया है। बाद में आता है आदिकाल। सबसे पहले 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के कालखंड को ले, जिसमें हिंदी का प्रारंभिक साहित्य लिखा गया है। विभिन्न विद्वानों ने इनका नामकरण इस प्रकार किया है। इतिहासकार का नामकरण। अब सभी इतिहासकार सब अलग अलग नाम दिया है आदिकाल को। सभी इतिहासकार ने अपना अलग अलग नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। मिस्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सम्मान का युग कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल 2 नाम दिए हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया, पर इस नाम के पक्ष में वे कोई ठोस तर्क नहीं उपस्थित कर पाए। अतः ग्रियर्सन द्वारा किया गया नामकरण अनुपयुक्त प्रतीत होता है। ग्रियर्सन के बाद मिस्र बंधु ने 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल का आरंभिक काल का है। यह एक सामान्य संज्ञा है। और मिस्र बंधु के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी साहित्य इतिहास के काल खंड का नाम वीरगाथा काल रखा है। वीरगाथा काल नामकरण के का आधार स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 किताबों को आधार पर आदिकाल का विवेचन किया वो इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 किताबों में आदिकाल का इनका विवेचन किया है, वो जो इन किताबों में है। पहला है विजयपाल रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है कीर्ति लता, चौथा है कीर्ति पताका, पांचवा है खुमाण रासो, छठवां है बिसल देव रासो, सातवां है पृथ्वीराज रासो, आठवां है जयचंद्र, नौवां है जयमंग जयचंद्रिका प्रकाश, 10वां है परमाल रासो, 11वां है खुसरो की पहेलियां, 12वां है विद्यापति पदावली। आचार्य शुक्ल ने इन 12 किताबों को आधार पर आदिकाल का विवेचन किया है। 12 किताबों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बिसल देव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीरगाथात्मक हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 की पुस्तकों को आधार पर इन काल की प्रवृत्तियां का विवेचन किया है, नए शोधों के आधार पर खुमाण रासो, बिसल देव रासो को 16वीं शताब्दी में रचित माना गया है। हमीर रासो को नोटिस मात्र रखा जा सकता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मतलब आदि रचना मान लिया गया है। अतः केवल इन पुस्तकों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दे देना उचित प्रतीत नहीं होता है। राहुल सांकृत्यायन ने विवेच्य काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। यह नाम केवल 2 वर्गों की ओर संकेत करता है, सिद्ध और सामंत। नाथपंथी और हठयोगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम से में समावेश नहीं होता, इसलिए यह नाम भी मान्य नहीं माना गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया नाम वीरकाल शुक्ल जी के नामकरण का रूपांतरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड को आदिकाल कहते हैं। आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित किया है, संधिकाल और चारण काल। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल से एक विशेष वर्ग का बोध होता है। अतः यह नामकरण भी विद्वानों के बीच मान्य नहीं है। वस्तुतः आदिकाल ही ऐसा नाम है जिस पर साहित्य इतिहासकार किसी न किसी रूप से सहमत हैं। अब आदिकाल के बाद में आगे आता है भक्ति काल। भक्ति काल में 14वीं शताब्दी के मध्य में से 17वीं शताब्दी सदी के मध्य तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का नाम दिया है। हिंदी साहित्य के इस कालखंड के नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया है। हिंदी साहित्य के इस कालखंड के नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया है। कुछ विद्वानों ने इस कालखंड को पूर्व मध्य काल करने के पक्ष में भी थे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में ये दोनों नाम एक साथ चलते हैं, पर भक्ति काल नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उसके बाद में आ गया था रीतिकाल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के समय ये लगभग सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक फैला हुआ है। इस काल के नामकरण पर विद्वानों के बीच मतभेद है। मिश्र बंधुओं ने इससे अलंकृत काल भी कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार की संज्ञा दी है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी की दी आर्स पोएटिका
की संज्ञा दी है। डॉक्टर गिरियसन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी की रचना को दी आर्स पोएटिका की संज्ञा दी है। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ काव्य कला होता है। मिस्र बंधुओं ने विवेच्य काल को अलंकृत काल कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल की रीति वामन को रीति से भिन्न है। वामन ने जहां इसे विशिष्ट पद रचना से ली कहा, आचार्य शुक्ल ने इसका प्रयोग तत्कालीन लिखित लक्षण ग्रंथों के लिए किया गया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल का नाम दिया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा। विविच्य काल के लिए दो नाम हैं, रीतिकाल और श्रृंगार काल। समग्रता की दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगार काल की अपेक्षा अधिक सटीक है और विद्वानों के बीच यही मान्य हुआ है। फिर आगे आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी साहित्य इतिहास का अंतिम कालखंड है। आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक शब्द दो अर्थों को अपने में लपेटे हुए है। एक है मध्यकाल से भिन्नता, दूसरा है इहलौकिक दृष्टिकोण। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और रूढ़ हो चुका था। 1857 ईस्वी का विद्रोह मध्य युग की जड़ता की समाप्ति और आधुनिक युग का आरंभ का उद्गोह था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य और काव्य के दो खंडों में बांट दिया। दोनों खंडों को पुनः दो प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, गद्य का विवेचन किया गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य का विवेचन किया गया है और दूसरे खंड में गद्य साहित्य का उद्भव निरूपित किया गया है। इसे फिर तीन उत्थानों प्रथम, द्वितीय और तृतीय में विभाजित किया गया है। काव्य खंड में दो प्रकरण है, पुरानी और नई काव्यधारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को गद्य काल कहा है। समाचार पत्र, उपन्यास, आधुनिक ढंग के निबंध, कहानियां प्रेस के प्रचार के बाद ही तेजी से आगे बढ़े। इसलिए इस काल को आधुनिक काल नाम ही उचित प्रतीत होता है। आधुनिक काल को भी कई कालखंडों में विभाजित किया है। आधुनिक काल को ही कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। वो है इस प्रकार आगे, पुनः जागरण काल, इसको बोलते हैं भारतेंदु काल। दूसरा है जागरण सुधार काल, जो द्विवेदी काल। तीसरा है छायावाद काल। चौथा है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को भी दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रगति प्रयोग काल, दूसरा है नव लेखन काल। इससे आगे आता है पुनः जागरण काल या भारतेंदु काल। 1857 से 1900 तक के काल को पुनः जागरण काल या भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। यह काल राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनः जागरण का समय है। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि के कारण एक नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का जन्म हुआ है। इसका सीधा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। इस दृष्टि से इस कालखंड को पुनः जागरण काल कहा जाता है। इस कालखंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरी हिंदी साहित्य पर छाए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को भाषा और विद्या की दृष्टि से एक नवीन दिशा दी। अतः इस काल के नामकरण भारतेंदु काल उपयुक्त है। इसके आगे आता है जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल, 1900 से 1918। हिंदी साहित्य को राष्ट्रीयता, प्रगति और स्वच्छंदता से जोड़ने का प्रमुख कार्य इस काल में हुआ है। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग किया गया है। 1903 में सरस्वती के संपादकत्व ग्रहण करने के बाद उन्हें खड़ी बोली का पुरस्कार आरंभ हुआ। उन्होंने अनेक कवियों और लेखकों का मार्गदर्शन किया। इन्हीं कारणों से इस काल को द्विवेदी काल कहा
जाता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्य आधार पर इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाज और संस्कृति के पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई है, इसे इस काल के बाद इस काल उसे इस काल में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाल लाजपत राय आदि नेताओं ने आगे बढ़ाया। इस दृष्टि से इस काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है। फिर आगे आता है छायावाद काल 1918 से 1936। द्विवेदी युग के बाद का समय छायावाद काल के नाम से जाना जाता है। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की उस धारा का नाम है जो 1918 ईस्वी के बाद प्रफुटित हुई है। नामवर्षी के अनुसार छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य में रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग सन 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही है। इसमें जयशंकर प्रसाद जो छायावादी कवि है, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख कवि हैं। ये सब छायावादी कवि हैं। छायावाद का नामकरण कैसा हुआ, इस संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार था कि बंगला में आध्यात्मिक प्रगतिवाद रचनाओं को छायावाद कहा जाता है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि बंगला में छायावाद का नाम कभी प्रचलित नहीं था। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 1920 के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे के 4 लेख प्रकाशित हुए। इससे यह स्पष्ट है कि 1920 ईस्वी से पूर्व छायावाद का नाम चल पड़ा था। इन लेखों से यह स्पष्ट है कि पांडे जी ने छायावादी काव्य की अस्पष्टता के लिए छायावाद नाम का प्रयोग किया था। इसके आगे आता है प्रगति प्रयोग काल सन 1936 से 1953। छायावाद युग के बाद 1936 के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ उसे प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई है। प्रगतिशील साहित्य प्रोग्रेसिव लिटरेचर का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी साहित्य में इस शब्द का प्रचार 1935 के आसपास हुआ, जब E.M. पोस्टर के नेतृत्व में पेरिस के प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1936 ईस्वी में भारत में इसी तर्ज पर डॉक्टर मुल्कराज आनंद और शहजाद जाहिर के उद्योग से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अधिवेशन में प्रगतिशील साहित्य का विचार विमर्श हुआ। कालक्रम से यही प्रगतिवाद हो गया। प्रयोगवाद का समय तार सप्तक कविता का संग्रह के प्रकाशन काल सन 1943 से माना जाता है। प्रयोगवाद नाम चलने के कारण तार सप्तक का संपादकीय है, जिसमें प्रयोग और प्रयोगशीलता की बार बार चर्चा की गई है, और प्रयोग की इसी रट के कारण इस संग्रह की कविता को प्रयोगवाद कह दिया। पर इस नाम से तार सप्तक के संपादक अज्ञेय सहमत नहीं है, बल्कि उन्होंने दूसरा सप्तक 1951 की भूमिका में इसका विरोध भी किया। क्या गया था नवलेखन काल 1953 से आगे। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में कई प्रवृत्तियां उभरी। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविता को नई कविता कहा गया है, जिनमें नए मूल्य, नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। नई कविता का नाम पर यह आपत्ति उठाई जाती है कि नयापन किसी साहित्य की विकासशील परंपरा का घोतक होता है। अतः इन काल की कविता को नई कविता कहने का क्या औचित्य है। फिर भी नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविता के लिए रूढ़ हो गया है। उन सभी कविताओं को एक साथ समेटना विवाद सम्मत हो सकता है।
पर सुविधा की दृष्टि से इसे नवलेखन काल कहा जा सकता है।